हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फेलियर एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जर्मनी की। आगे आने वाले वीडियोस में बाकी की कंट्रीज़ में हम कवर करेंगे, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है। आई होप दोस्तों आपने प्रीवियस के वीडियोस भी देखे होंगे, जो पहले 2 सेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आगे के ईयर के क्वेश्चन के हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम 20 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे, फ्रॉम 2000 से लेकर 2020 तक के पेपर। सो अभी तक हमने 2006 तक के पेपर को डिस्कस कर लिया है, जर्मनी के क्वेश्चन स्पेसिफिक। सो अभी इस सीरीज में हम आज 2007 से स्टार्ट करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होंगी और काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको समझने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन जेन्यू पूछता है जर्मनी से, किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं क्वेश्चन में। आगे कंट्री के अलावा भी कुछ जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, आप ऐसे समझ सकते हो, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, जो इम्पोर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो जिनके मेंबर हैं मोस्टली कंट्रीज़, है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हैं तो अभी के लिए हम बिल्कुल स्पेसिफिक होके इस सीरीज को रन कर रहे हैं जर्मनी के पर्सपेक्टिव से। इससे पहले जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं इस वीडियो पे आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रीवियस वीडियोस भी देखें। जर्मनी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट डाले हुए हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे, तो वो भी आप देख सकते हो, है ना, जो बनते हैं अपार्ट फ्रॉम। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज चल रही है अभी की, ये ऑलरेडी जेन्यू ने पूछे हुए हैं क्वेश्चन, और ये आपको मैं बता दूं दोस्तों कि काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। 2020 में भी अराउंड 10 क्वेश्चन रिपीट हुआ था प्रीवियस ईयर से। तो ये समझ सकते हो 10 नंबर का वेटेज एनफ है दोस्तों, एक एक मार्क काउंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो हमें फोकस रखना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, पैटर्न समझ में आ जाता है, तो आपको एक बूस्ट मिल जाता है, एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है प्रिपरेशन में, है ना, काफ़ी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि व्हाट शुड बी रीड, व्हाट शुड बी अवॉइड, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है ना, क्या हमें पढ़ना, उससे ज़्यादा हमें ये समझना होता है क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। सो प्रीवियस ईयर पेपर को देखना रिकमेंडेड है बिफोर प्रिपेयरिंग or further studying any other referring any other books or any kind of material you are referring, है ना। सो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। वो कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे JNU का दे रहे हो, BHU का दे रहा हो, कोई इफ्लू का भी दे रहा होगा, जामिया का दे रहा हो या दून का दे, सो आपको देखनी चाहिए चीज़, ये चीज़ बेसिक्स हैं, है ना। सो और मैं इस पर टाइम ना लेते हुए दोस्तों, मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, बिल्कुल दिल खोल के लाइक कीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, अगर कोई भी कमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके भी अगर आपके कमेंट आपको पसंद आ रहे हैं, उनके कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, राइट। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलो हम बढ़ाते हैं दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो अगर लेंदी हो दोस्तों तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, पेशेंस रखें, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एकदम लर्निंग पर्सपेक्टिव से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके, जो हमारी लर्निंग की अप्रोच है, लूसिड तरीके से हम समझेंगे सारी चीज़ें। चलो हम देरी ना करते, आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे 14 नंबर आपको दिख रहा होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी 13 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के। तो 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पर्टिकुलर ये जो नेम है बैस, सेचुरबर्ट, महलर एंड सेचुएनबर्ग। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों जर्मन प्रोनाउंस करने की, बट मेरी वीक है जर्मन, मैंने जर्मन नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं आती जर्मन, तो इसके लिए दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। तो हालांकि ये पर्सनालिटी हैं, नाम है,
आपको इसमें से देखना है कि बताना है कि ये जो 4 नेम्स आपको दिए गए हैं ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। राइटर हैं, कंपोजर्स हैं, पेंटर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं। तो अब देखो दोस्तों, मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बता देता, है ना। और ऐसा होता भी है, बुक्स में भी होता है, आपने आंसर देख लिया चलो हो गया, बट ऐसा नहीं करना है। हमारा ये लर्निंग का अप्रोच नहीं है, हम इसको अवॉइड करते हैं। हमें रटना नहीं मारना है, रट्टाफिकेशन कोई पढ़ाई नहीं करनी। सो हम इसको इस तरीके से समझेंगे, इसका आंसर आप खुद दे लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। चलो हम देखते हैं क्या है। ये जो बैस है, इनका पूरा नाम है जॉन सेबेस्टियन बैस। तो इनकी ये पिक्चर है, आप रिलेट कर सकते हो, है ना। ये एक जर्मन कंपोजर है एंड म्यूजिशियन। तो पहला नाम तो आपको ये पता चल गया। दूसरा नेम, अगर और इन्फॉर्मेशन देखनी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इवन गूगल भी कर सकते हो आप लोग, है ना। तो अभी तो हमें समझ में आया कि जो पहला नेम है वो रिलेटेड किससे है, वो म्यूजिक और कंपोजर से। अगला देखते हैं। अगला है फ्रांस सेचुबर्ट। उनका फुल नेम है फ्रांस पीटर सेचुबर्ट। ये एक ऑस्ट्रियन कंपोजर हैं। अगेन हम रिलेट कर पा रहे हैं, भले ही कंट्री अलग है ना, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिलेट करा भी। हमें 2 नेम मिले हैं कंपोजर से, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है कंपोजर, राइटर, पेंटर, पॉलिटिशियन। तो अभी हमें कंपोजर्स, तो हमें समझ में आ रहा है ये आंसर जो हमारा क्या हो सकता है, कंपोजर्स, ऑप्शन बी। बाकी और भी नाम देख लेते हैं, नेम, है ना, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं। तो अगला नेम ये है गुस्ताव महलर। ये भी ये कह सकते हो ऑस्ट्रो बोहेमियन रोमांटिक कंपोजर है। अगेन आप देख सकते हो कि ये भी कंपोजर है, तो ऑब्वियस सी बात है 4th पर्सन भी कंपोजर ही होगा आपका, है ना। अर्नोल्ड सोचनबर्ग, ये भी एक ऑस्ट्रियन बोर्न कंपोजर है ना। तो हमारा आंसर होगा कंपोजर। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पिक्चर और नेम। तो जब आप इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, हम रटते नहीं, यहाँ पे हमें समझते हैं थोड़ा सा। और पर्टिकुलरली जब हम एज ए पिक्चर और वर्ड को रिलेट करते हैं तो एक तरीके से हिस्ट्री बनती है, स्टोरी बनती है, हिस्ट्री छोड़ी, सॉरी फॉर द हिस्ट्री वर्ड। सो हम स्टोरी के तरीके से पढ़ते हैं और एक पिक्चर बन जाती है हमें हमारे माइंड में। 1-2 बार हम, जब हमारे सामने दोबारा ऐसी कोई पिक्चर आती है, नेम आते, तो हम रिकॉल कर पाते हैं इजीली, है ना। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो 2007 का ही है। अगेन ये पूछा गया है, जर्मन इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein, है ना। इन चारों कंट्री को देखो और इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है उस कंट्री का। तो हालांकि मैं बता दूं दोस्तों, ये जो पेपर में दिया गया था, तो हो सकता है जब ये 2007 में पूछा गया हो, उसमें से स्विट्जरलैंड या कोई एक कंट्री थी जहाँ पे ये और जर्मन एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था। बट अगर आप इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च करोगे, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है आपके माइंड में, बट मैं आपको बता दूं ये 6 के 6 कंट्रीज़ में 6 कंट्रीज़ में जर्मन एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है। और वो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आपके सामने नेम है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लिechtenstein एंड लग्जमबर्ग। हालांकि यहाँ पे जो ऑफिशियल एक साइट है वहाँ पे दिया गया था यूरोपियन यूनियन में 5 कंट्रीज में ये जर्मनी है। थोड़ा आपको पढ़ना है दोस्तों, इसको बस ऐसा नहीं देख लेना गूगल किया, वहाँ पे लिख दिया, आपको ऑप्शन लिख के आ गया कि 5 कंट्री में ये जो जर्मनी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लिechtenstein और लग्जमबर्ग। इतना ही पढ़ा, अगर गूगल ने आपको इतना ही दिखाया तो आप मिस कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जर्मन ऑल्सो स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 6 के 6 अगर आप मैच करोगे ना, इनमें से सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। मेरा बताने का पर्पज यही है, जो इसमें से 4 ऑप्शन है ना, चारों के चारों कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन। तो अगर कोई इन फ्यूचर अभी कोई क्वेश्चन आता है ऐसे एग्जाम में, रिपीट होता है, तो हो सकता है ऐसी गलती नहीं करेगा, है ना, एनटीए, तो आपको एक अलग ऑप्शन दे देगा जहाँ पे जर्मन एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, एक मैप लगाया हूँ जैसे कि मैं हमेशा लगाता हूँ, ये हाईलाइटेड है कंट्री जहाँ पे जर्मन एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है। जर्मनी में है ही, ये आपका है स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, है ना, यहाँ पे ये है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, है ना।
तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 4 कंट्रीज जहाँ पे जर्मन एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि ये स्पीकिंग कंट्रीज हैं, एक कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे जर्मन बोली जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है हो गया है ना। तो कुछ एरियाज हैं ऐसे कलर किए हुए हैं, तो आपको मैप भी याद रखना है। इस तरीके से हमारी लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए, है ना। ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा हमारे लर्निंग का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी 2007 का ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ईयर बढ़ता गया, क्वेश्चन का पैटर्न भी बढ़ रहा था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर एक कंट्री से पूछे गए, है ना। अभी ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, यस हाँ 3 क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है ये उसी सेम ईयर का जो पूछा गया था। और क्वेश्चन ये है यहाँ पे, हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ जर्मन। अब सीधे यहाँ से पूछ लिया गया है इसमें से वो कौन सा पर्सन है जो जर्मन नहीं है या जर्मनी से नहीं है ना। सो पहला नाम है गोथे। आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, राइटर है ना। तो गोथे बहुत फेमस है जर्मन के लिए, तो ये ऑनेस्टली जर्मन के हैं। एक हमने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे ऑप्शन। ओटो वन बिस्मार्क, ये भी जर्मनी से ही बिलोंग करते हैं। दूसरा भी स्टीफी ग्राफ, ये आपको देखना है, और फिलिप रोथ, इन दोनों के बीच में, है ना। तो आगे देखते हैं। इनको हम इस तरीके से ना देख के, अगर किसी को पता है आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, बट हमारी लर्निंग अप्रोच थोड़ी अलग है। अब हम जॉन वोल्फगैंग गोथे के बारे में देखते हैं। ये जर्मन पोएट, प्ले राइटर, नॉवलिस्ट, साइंटिस्ट, स्टेटमैन, थिएटर डायरेक्टर, क्रिटिक एंड अमेच्योर आर्टिस्ट भी बोल सकते हो। ये इनकी पिक्चर है और इनको रिलेट कर सकते हो इनके नाम के थ्रू, है ना। कितने महान है, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है और इन म्यूजियम भी है, आप ये बोल सकते हो। और इनका बर्थ प्लेस कहाँ, वो आप मुझे बताओगे जर्मनी में। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 बार आपको पढ़ाया है। कमेंट में जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा इस क्विज को। आगे बढ़ते हैं। ये ओटो वन बिस्मार्क हैं। ये इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, या मास्टरमाइंड बोल सकते हो इनको, जर्मनी के यूनिफिकेशन में। जब मैं यूनिफिकेशन बोलता हूँ तो दोस्तों आपको समझना चाहिए 1871 में जब जर्मनी यूनिफाइड हुआ था, और ये पहले चांसलर थे उस टाइम के। और ये चांसलर कब तक रहे, 1890 तक। ये पिक्चर है ओटो वन बिस्मार्क, और इन्होंने एक पॉलिसी दी थी, फेमस पॉलिसी है, वो स्पीच थी। उसको भी आप कमेंट सेक्शन में नेम करेंगे, आप बताएंगे, है ना। अटेम्प्ट करना क्या पॉलिसी थी इनकी, बहुत फेमस पॉलिसी है, पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। अगला नेम मैंने बोला था कि 2 तो हमने क्लियर कर लिए थे। तीसरी पर्सनालिटी ये है स्टेफी ग्राफ। ये एक ये बोल सकते हो चैंपियन, एक प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने नंबर 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है 377 वीक्स में। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं सिंगल टाइटल्स में। और ये देख सकते हो कि इस तरीके से कि है ना कि जर्मनी की काफ़ी फेमस प्लेयर हैं स्टेफी ग्राफ। तो इस पिक्चर से आप, इस चेहरे से आप इनके नाम को, और ये इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स अपने नाम किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। और क्वेश्चन जब पहले पूछा जा रहा है 2007 में, अपकमिंग आने वाले में भी पूछा जा सकता है। अगर इनका नाम नहीं पूछा गया, करंट टाइम में जो होगा उनका पूछा जाएगा, तो मैं आपको अपडेटेड भी बताऊंगा, या कोई भी पर्सनालिटीज़ होगी। हालांकि ये 2007 में पूछा गया है, तो क्योंकि जो अपनी एरा की थी 1968 की, 2000 में पूछा गया, तो 7 में पूछा गया, तो अब आने वाले ईयर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हमें पैटर्न भी समझ में आता है, तो जेएनयू किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना। तो हमें प्लेयर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है जो इतने फेमस हो किसी भी कंट्री में। अगला नेम आता है, यहाँ पे जाहिर सी बात है हमने 3 कवर कर लिए, वो जर्मनी तो हमने 3 को एक्सक्लूड कर दिया, तो चौथा ये आंसर हो सकता है ना। वो क्या है, ही आंसर यही, फिलिप रोथ। ये अमेरिकन नॉवलिस्ट है, स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फिलिप रोथ है। तो ऊपर से 3 फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, तो एक राइटर है, एक ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और एक प्लेयर है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया, आप रिलेट करके याद कर सको, है ना, रटना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये 2008 का
क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार आपको अब तक। तो अगर आप फॉलो कर रहे होगे मेरी सीरीज या जो जर्मनी के जो पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप इसको इजीली से आंसर कर पाओगे। अब ये आपसे पूछा जा रहा है, द बर्लिन वॉल कोलैप्स इन द ईयर, ये कब कोलैप्स हुआ था। यहाँ पे आपको ईयर दे दिया गया है 1960 से 61, 1979 टू 80 का, 1982 से 83, 1989 टू 90। सो मैं दोस्तों बताऊं, अगर आपको मैं डायरेक्टली बताऊं आंसर, तो इसका आंसर डी है। अब वो है क्यों? क्योंकि हमें पता है जो बर्लिन वॉल है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी 1961 में, और हालांकि ये रिसेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया था, बर्लिन वॉल 1961 कब कंस्ट्रक्ट की गई थी, है ना। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, तो आप इसको याद रख सकते हो। और फिर इसको ढा दिया गया था, आप कोलैप्स बोल सकते हो, है ना। कोलैप्स हो गया था, इसको गिराना स्टार्ट कर दिया था 1989 में, और 90 तक इस बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, और डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का उसी टाइम पे, और जर्मनी यूनाइट हो गई थी, है ना। तो आपको पता होगा, आप मुझे बताओगे जर्मनी कब अपना यूनिटी डे सेलिब्रेट करता है, राइट। चलो आगे हम बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, किसके थ्रू ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, जीडीआर। आप ऐसे नाम याद रख सकते हो, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या ईस्ट जर्मनी बोल सकते हो, जो कि कंट्रोल था अंडर यूएसएसआर, है ना। तो जिसने एक वॉल कंस्ट्रक्ट की थी जो डिवाइड करता था वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन को, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। ये है वॉल, मैंने आपके लिए पिक्चर लगाई है किस तरीके से, कितनी बड़ी है, और एक पिक्चर और मैं लगाऊंगा। हालांकि हाँ यही है, यहाँ पे देख सकते हो फेंसिंग वगैरह भी थी, यहाँ पे गार्ड होते थे उस टाइम पे। मतलब किसी भी पर्सन को इसको क्रॉस करके उस साइड जाना इतना इजी नहीं था, पर फिर भी लोग जाते थे, हालांकि वो दूसरी कंट्री से होके, वो अलग स्टोरी है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। और तो बस आपको इतना याद रखना है, ये वॉल जो कंस्ट्रक्ट की गई थी 1961 में, ईस्ट बर्लिन बोल सकते हो, या ईस्ट जर्मनी के थ्रू यूएसआर ने कंस्ट्रक्ट कराया था, ताकि इस इधर के लोग वेस्ट जर्मनी में ना जा सके, है ना, क्योंकि काफ़ी लोग माइग्रेट कर रहे थे। सो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगेन ये भी वॉल की पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। सो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2008 का ही है, और आपसे ये पूछा जा रहा है, द रिफॉर्मेशन इन जर्मनी इज लिंक्ड विथ, ऑप्शन दिया है मार्टिन लूथर। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। उल्रिच ज्विंगली, फ्रेडरिच सेकेंड, ओटो वन बिस्मार्क। तो अभी ये हाँ थोड़ा हटके है, ये नया क्वेश्चन है जो मैंने फैक्ट में या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी नहीं कवर किया है। तो हाँ, लेकिन मार्टिन लूथर का नाम मैंने ज़रूर लिया है, और क्योंकि वो एकमात्र पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो बाइबल थी जिसको उन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा भी गया है, तो वो मार्टिन लूथर का नाम आता है ना। और ये रिफॉर्मेशन क्या था, है ना, और उसके पीछे के रीजन क्या थे। तो रिफॉर्मेशन आप समझ लो कि जर्मनी में, इवन यूरोप में आप समझ सकते हो, दो टाइप के ग्रुप बढ़ गए थे, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। तो जो लूथर थे, इसकी कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहली वीडियोस में, इसको लेंदी ना करने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा यहाँ पे। तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो सपोर्ट करते थे, सिर्फ बाइबल को मानते थे। बाकी जो कैथोलिक थे वो कहते थे आपको बाइबल भी मानना पड़ेगा, और जो कलर्जी होते हैं, है ना, चर्च के या पोप है, उनको भी आपको मानना पड़ेगा। बस इसके अपोजिट थे प्रोटेस्टेंट, इसीलिए इन दोनों के बीच में टसल थी इनके ग्रुप में, जिसकी वजह से ये रिफॉर्मेशन हुए थे। वो एकमात्र पर्सन थे मार्टिन लूथर, है ना। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, आगे मैं बताऊंगा। ये है द 95 थीसिस, वन ऑफ द बुक इनके कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ये बोल सकते हो रिफॉर्मेशन में काफ़ी इम्पैक्ट किया था इस बुक ने, है ना। यहाँ पे सेंट्रल बिलीफ थे लोगों के, इनका मानना था कि बाइबल इज़ एवरीथिंग, है ना, और जिसके लिए ह्यूमन अथॉरिटी को
काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से ये समझ सकते हो कलर्जी या पॉप के तरीके से। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस तरीके से, अगर कोई छोटा सा भी कोई गलती कर देता था और जाता था चर्च में, कैथोलिक चर्च में, और पॉप से बोलते थे मेरे से गलती हो गई है, तो वो लोग क्या करते थे, इतने अमाउंट आप पे करो, उनको एक बस एक लेटर या प्रमाण पत्र बना के दे देते थे, ये सर्टिफिकेट है, आपकी गलती स्वीकार हो गई। मतलब बहुत सारी बुराइयां थी, ये समझ लो करप्शन था उस टाइम पे एक अलग ही तरीके से। तो इस वजह से ये जो मार्टिन लूथर थे, तो इनकी कहानी आप अलग से पढ़िएगा 95 थीसिस के बारे में क्या है एग्जैक्टली, तो आपको समझ में आएगा। बस आपको इतना समझना है, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक, है ना। जो कैथोलिक वो लोग हैं जो बाइबल और चर्च के लोगों के पॉप एंड क्लर्जी सब उनको मानते हैं, बट जो लूथर का कहना है कि जो बाइबल है वही इनफ है, हमें बाइबल को ही मानना चाहिए। तो ऐसे दो ग्रुप थे इनको मानने वाले, इसलिए प्रोटेस्टेंट चर्च भी हैं जर्मनी में भी, है ना। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2008 का, और यहाँ पे अगेन आपसे एक फेमस बुक पूछी गई है और ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो इसका आंसर आप खुद समझ गए होंगे क्या हो सकता है। बट यहाँ पे बात सिर्फ इस बुक से रिलेटेड ऑथर की या बुक से नहीं है, यहाँ पे बाकी और 4 ऑप्शन है। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको ले के चलता हूँ, डिस्कस करते हैं, इनको भी देखते हैं। पहले हैं व्लादिमीर इलिच लेनिन। इनका फुल नेम काफ़ी बड़ा, आप देख सकते हो इंटरनेट पे, यहाँ पे हालांकि मैंने डाला नहीं, जरूरी नहीं समझा, बट हाँ तो इतना तो आपको याद रखना है। और बेटर नोन एज लेनिन, ये एक रशियन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिकल थियरिस्ट। इन्होंने एक थीसिस भी लिखी थी जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस था उस टाइम पे, है ना। तो जब हम रसिया पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी करेंगे वहाँ की पर्सनालिटी, चाहे वो लेनिन हो, है ना, बाकी और जो पॉलिटिशियन उनको भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम, उससे पहले का भी टाइम, है ना, 1905 1906, है ना, जो भी कुछ हैपन हो रहा था रसिया में, वो हम पूरे अच्छे से तरीके से डिस्कस करेंगे, समझेंगे वहाँ पे मार्क्सिज्म कैसे फैला, किस तरीके से, है ना, फैल रहा था। ये बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है, अप्रैल थीसिस लिखी थी इन्होंने, और ये एग्जाइल थे काफ़ी टाइम तक रसिया से। मैं अच्छे से समझाऊंगा, इसके लिए नो वरी, आप बस इतना आप देखिए। ये इन्होंने सोवियत यूनियन का गठन किया था 1922 में, और 1924 तक ये रहे थे, है ना। तो आप ये समझ सकते हो यूएसएसआर की स्थापना इन्होंने की थी, है ना, सोवियत जिसको यूएसएसआर बोलते हैं। तो अगेन हम देख सकते हैं आगे एक तो पर्सनालिटी हमने देख ली अभी लेनिन का, और आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट कार्ल मार्क्स, जो कि आपका आंसर है, दास कैपिटल इन्होंने ही लिखा है। ये एक जर्मन फिलोसफर है ना, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थियरिस्ट, जर्नलिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट, रेवोल्यूशनरी, है ना। ये थिंकर्स माने जाते हैं एनलाइटमेंट एज के। आज भी इनकी विचारधारा काफ़ी पॉपुलर है, हर जगह पढ़े जाते हैं मोस्टली, है ना, तो आपको समझना चाहिए। तो ये नेम तो आपको बिल्कुल याद रख के चलना है ना। इनकी 2 बुक्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे रिलेट करने के लिए दिया हुआ है। मार्क्स का दास कैपिटल जो इन्होंने लिखी है, बायोग्राफी है, और इधर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना। तो ये कार्ल मार्क्स और एक है फ्रेडरिक एंगल्स, ये 2 ऑथर हैं जिन्होंने ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी हुई है। तो ये 2 बुक तो आपको याद होनी ही चाहिए कभी भी, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो पैटर्न है 2020 का, उसमें काफ़ी सारे ऑथर और बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आप ये रिलेट करके पढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन एक और महान फिलोसफर है हमारे बीच में, जर्मन फिलोसफर GWF हीगल। हालांकि हीगल ही मिलेगा आपको, ऑप्शन वगैरह जो भी आएंगे इतना बड़ा नाम नहीं देगा। तो ये भी एक जर्मन फिलोसफर है, इनको भी याद रखिएगा। इनकी जो फेमस बुक है यहाँ पे आप देख सकते हो, हीगल की फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। जब मैं बुक्स और ऑथर की वीडियोस में कवर करूँगा
तो उसमें मैं बताऊंगा इन बुक्स में क्या है, ताकि आप ना रटो मत, आपको याद हो पाए ऑथर और बुक्स दोनों ही। ऐसे अभी पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा, तो इसलिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बस आप अभी के लिए देख लो, ताकि मैं जब मैं बाद में पढ़ाऊँ आप थोड़ा सा रिकॉल कर पाए, है ना। ये फेस और ये नेम और ये काइंड ऑफ बुक में क्या थी वो मैं आगे जब मैं पढ़ाऊँगा वो मैं बताऊँगा, जब बुक्स एंड ऑथर की सीरीज लेके आऊँगा आगे। लुडविग फ्योरबैक अगेन यहाँ पे हैं, इनका पूरा नाम आप देख सकते हो। ये भी एक जर्मन फिलोसफर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बेस्ट नोन फॉर हिज बुक द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे बुक की मैंने ये पिक्चर भी लगाई है आपको समझने के लिए, तो ये चीज़ याद रखना है। जो भी एटलीस्ट जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच है पढ़ने का, समझने का, तो इस तरीके से समझिए, इस तरीके से देखना है हमें क्वेश्चन को, इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, है ना, जिस तरीके से हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और लूसिड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम सीखें। तो अभी आप रटो मत, ये बुक्स तो आपको याद हो जाएंगी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ देख के। बाकी जब मैं बोल ही रहा हूँ बुक्स एंड ऑथर की सीरीज़ लेके आऊँगा, उसमें प्रॉपर डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। दोस्तों अगर मेरी तरफ से कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आपकी खुद की कोई क्वेरी है, आप प्लीज़ कमेंट करें, कोई हेजिटेशन ना फील करें। मैं सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज मैं आपका आंसर करूंगा, सारे कमेंट देखूंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, स्ट्रेटजी समझनी है, पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि जो अभी मैं करा रहा हूँ ये आप डे बाय डे आप करते जाइए, तो ताकि ये बेस जो है ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग बनी रहे अभी से ही। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।